नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर धकेल दिए गए दूसरे समूहों के हितों की रक्षा हो, उनको उनके हक मिले, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लड़ी जा रही लड़ाइयों के महत्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है, लेकिन सामूहिक हितों से जुड़े मनुष्यता के प्रश्नों को भी अनदेखा करना उचित नहीं होगा। मनुष्यता पर मंडराते संकटों से लड़ने के लिए साझी लड़ाई की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे पुरुष लेखन में कितनी बदली हैं स्त्री छवियां। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं मैत्रेयी पुष्पा, संजीव कुमार और डॉक्टर अनामिका अनु। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में साहित्य में मुखर होती स्त्रियों की आवाज को रेखांकित करेंगे और अंत में ज्ञान चतुर्वेदी के व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर में नेता और गिरगिट के बीच संवाद। पिछले 3-4 दशकों में साहित्य के संसार में स्त्रियों की आवाजें मुखर हुई हैं और अब किसी भी मर्द लेखक के लिए संभव नहीं रह गया है कि वो स्त्रियों का चित्रण पारंपरिक ढंग से करे। स्त्रियों के चित्रण के संदर्भ में उसे अपने चिंतन और सृजन दोनों को नए सिरे से ढालना पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बदलते परिवेश ने उसके लेखन को किस हद तक बदला है और उसके लेखन में स्त्रियों की छवियां कितनी बदली हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा, आलोचक संजीव कुमार और कवयित्री डॉक्टर अनामिका अनु। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर अनामिका आपसे है। हमने देखा कि पिछली सदी के अंतिम 2 दशकों में महिला विमर्श, स्त्री विमर्श एकदम से आया, धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और फिर 21वीं सदी में एक तरह से छाता गया और अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ महिलाओं को लेकर, महिला रचनाकारों को लेकर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है, जहां पर स्त्री स्वर बहुत मुखर होकर हमारे सामने है निर्भीकता के साथ। लेकिन ये जो कुछ हुआ है पिछले 3-4 दशकों में, उसका क्या असर आप पुरुष लेखन पर देखती हैं? क्या पुरुषों ने जिस तरह से पहले स्त्री को अपने साहित्य में जगह देते थे, उसको देखते थे, उसमें कोई परिवर्तन आपने देखा है? देखिए, जब पुरुष लेखक स्त्री किरदारों को तय कर रहे होते हैं, तो स्त्रियों के प्रति जो उनके परसेप्शन होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं और वे जिस सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से आते हैं, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर रहता है। पहले भी रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद जिस ज़माने में स्त्री किरदारों को तय कर रहे थे, वो समय से आगे की स्त्री चेतना को लाने की भरसक कोशिश पुरुष रचनाकार होकर भी कर ही रहे थे। और जैसा कि आपने बताया कि बाद के समय में स्त्री और पुरुष दोनों की ये एक चिंता, जिनमें समानता और तर्क और मानवता का उद्बोध ज़्यादा था, उन सभी कवि लेखकों की एक सामान्य सी चिंता यह रही ही कि समानता के पुरजोर वकालत हो। तो कहीं पर भी अगर समानता और स्त्री के आगे जाने की एक हल्की आस थी, तो उनको बड़े सशक्त तरीके से स्त्री और पुरुष रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में लाया। मगर इधर कुछ समय में मैं सभी पुरुष लेखकों के बारे में ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर पुरुष लेखकों की तुलना में स्त्रियों ने वर्तमान का बोध और भविष्य की चिंता अपनी स्त्री किरदारों में ज़्यादा सशक्तता के साथ सामने लाने की कोशिश की है वनिस्पत पुरुष रचनाकारों की। पुरुष रचनाकारों के साथ ये है कि वो प्राचीन की जो विवशताएँ हैं या भूत की जो एक पारंपरिक द्वंद्व है, उसको वर्तमान की आधुनिकता के संदर्भ में विश्लेषित और उसको लिखते वक़्त वो कहीं न कहीं एक जद्दोजहद और ऊहापोह की स्थिति में है।
बहुत से लेखकों ने अपनी रचनाओं में एक स्पष्ट रेखा खींचने से पहले या स्पष्ट निर्णय देने से उचित यह समझा कि किसी भी पक्ष में कि और विपक्ष दोनों को संवाद के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से कथा, उपन्यास और कविताओं में प्रत्यारोपित कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब पाठक उनको पढ़ रहे थे तो किसी मुद्दे पर जो पक्ष में थे वो भी प्रभावित हुए, जो विपक्ष में थे वो भी प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों की ध्वनियाँ उनकी रचनाओं में सुनाई दे रही थी। तो इससे उनका पाठक वर्ग मिला, लोकप्रियता भी मिली, जबकि महिला साहित्यकारों को के सामने एक चुनौती थी। उन्हें वर्तमान को भी लिखना था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुस्पष्ट सड़क का निर्माण भी करना था। तो उन्होंने भविष्य में जो स्त्री की और सुदृढ़ स्थिति होनी चाहिए, उनको भी एड्रेस करके अपनी रचनाओं में लाया। तो भले उनके लोकप्रियता और उनके पेनिट्रेशन में थोड़ी कमी ज़्यादा या आलोचना उनकी ज़्यादा हो रही हो, लेकिन स्त्रियों की समानता के इस सफ़र में उन्होंने मानीखेज काम किया है। तो बस यही फ़र्क मुझे आजकल के दिनों के माफ कीजिएगा। अनामिका जी, क्या आपको लगता है, अक्सर हम लोग चर्चाओं में कहते हैं कि पुरुष जो है वो पुरुष मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता है, कितना भी स्त्रीवादी होने की कोशिश करे वो ग्रंथि खत्म नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि वो ग्रंथि अभी भी मौजूद है, उसके निकलने की छटपटाहट हो सकती है, दिखाने के लिए कि हम स्त्री के साथ हैं, ये भी एक कोशिश हो सकती है, ईमानदार कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी वो मौजूद है, वो मानसिकता जो मर्दों वाली मानसिकता है? जी, ज़रूर मौजूद है और बहुत ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, मौजूद है। पहले जो साहित्य लिखा गया उसमें फ्लॉलेस ब्यूटी की तरह स्त्रियों को एड्रेस किया गया और उनको पृष्ठभूमि में रखकर पूरे नायक की मुद्रा में पुरुष पात्र आए। उनकी रक्षा के मामले में, उनको प्रेम में प्राप्त करने के मामले में, उत्तरदायित्व के निर्वहन के मामले में और स्त्रियों को क्षमा, समर्पण, त्याग, विरह ऐसी संवेदनाओं के साथ जोड़कर व्यक्त किया। जबकि नायक दैनिक जीवन की हाट में भी बेहतर तरीके से खेल रहा था। उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और दार्शनिक चिंतन की गतिविधियां भी थी और उसकी एक धारा, कई धाराओं में एक धारा प्रेम थी। जबकि स्त्रियों के भी दैनिक जीवन के हाट बाजार उसी तरह सजे थे। उनकी भी दार्शनिक आवृत्ति, उनके जीवन में भी दार्शनिक आवृत्तियां थी, सामाजिक, आर्थिक आवृत्तियां थी, राजनीतिक उनकी सोच समझ थी, मगर उनको उन धाराओं को बहुत किनारे कर दिया गया और उनका एक प्रेमी, पत्नी, बेटी और जो उस पुरुष के कहानी में जो वो पात्र के रूप में स्थापित हुई, उसके संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई। जबकि होना तो ये चाहिए था कि दोनों के समान दिन के, दिनचर्या के, सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक जीवन की सभी गतिविधियों के साथ एक धारा चलती, जो प्रेम की धारा थी, जिसमें दोनों का आगमन था और एक सहजीवन, सहअस्तित्व की कल्पना थी। तो वो पहले भी नहीं हुआ और आज के समय में भी आप देखें कि जितने भी बड़े रचनाकारों में स्त्री पात्र मुख्यतः प्रधानता है, उसमें ज़्यादातर पात्रों के साथ क्या एक ट्रेजेडी आ रही है कि उनका बलात्कार हो जाएगा, फिर वो स्टैंड लेंगी। उनका शोषण हो गया, फिर वो स्टैंड लेंगी। भ्रूण हत्या के समय वो स्टैंड लेगी। उनको जब प्रमोशन के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, तो वो एक बार विक्टिम होंगी और फिर वो स्टैंड लेंगी। जबकि समय आगे निकल चुका है। मुझे कम से कम ये लगता है कि आज के समय में हम आसानी से ये अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विवेक और अपनी संवेदना और तर्क करने की क्षमता पर समझ सकती हैं कि आगे खाई है और हम उसके लिए एक पुख्ता रास्ता और पुल बनाने की बहुत मजबूत स्थिति में है। ये समय की आवृत्ति है जिसको अगर आप कलम से कागज पर मजबूती से नहीं उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियां इन साहित्य से होकर कविता कहानियों से गुजरेंगी, तो उनको लगेगा कि वर्तमान की औरतें शायद बहुत कोमल, कमजोर या थक कर हार कर फिर उठने वाली थी। ये स्त्रियां भी हैं, लेकिन जो मजबूत हैं उनको आप प्रखरता से लाएं और उनको और भविष्य में कितना मजबूत होना चाहिए था, समय से आगे आप लिख कर दें, ताकि हमारी बच्चियों के लिए एक लंबा रास्ता और वो आगे का सफर तय कर सके। बिल्कुल। तो मैत्री जी, आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले क्या संतुलन ज्यादा आया है? जो एक तरफा होता था, अगर आप मध्यकाल में जाएं
वहां एक स्त्री को दूसरे ढंग से पेश किया जाता था, वो मनोरंजन की वस्तु थी या पूजा की वस्तु बना दी जाती थी। लेकिन बाद में धीरे 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 चीजें बदली और ये जो असर्शन हुआ है पिछले 3-4 दशकों में, उसका प्रभाव अब दिखता है पुरुष रचनाकारों पर। कितना दिखता है आपको, किस रूप में दिखता है? अनम्यूट कर लीजिए जी। अरे यार, इसमें आवाज जी आ रही नहीं आ रही? हाँ हाँ आ रही। ठीक है। देखो, बात ये है कि अगर लेखिकाओं की बात हो रही है, जो कि होनी ही चाहिए, लेखिकाओं की ही होनी चाहिए, हम उन पर बात कर रहे हैं। हमसे बहुत पहले और उससे बहुत पहले लेखिकाएं हुई हैं। अब उन लेखिकाओं को ज्यादातर को, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, हम लेखिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं लेखकों की। उन जो लेखक है उनमें स्त्रियों की छवियां बदली हैं क्या? नहीं, लेखकों पर भी आ रही हूँ, लेकिन छवि तो पहले अपनी लेखिकाओं ने बदली है ना। लेखक तो, जो लेखक थे वो तो हमें पूरी सहानुभूति, दया, तरस, जो भी कुछ हो सकता था उसके साथ पेश कर रहे थे। यदि हम, और वो समझ रहे थे कि हम स्त्रियों के हित में बोल रहे हैं, हम स्त्रियों के हित में लिख रहे हैं। स्त्री की तरफ से आवाज आना इस दया तरस की वजह से बंद भी था। कोई उठा रही थी, कोई नहीं उठा रही थी, सबका सम्मिलित स्वर नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो हम पढ़ते थे कोर्स में, वो कुछ गिनी चुनी महिलाओं को पढ़ते थे। हम सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ते थे, हम महादेवी वर्मा को पढ़ते थे। सम्मिलित स्वर जो बड़े समूह में नहीं था हमारे सामने उस वक्त। अब पुरुषों ने, जब पुरुषों की बात कर रहे हो, पुरुषों ने कितनी जगह दी स्त्रियों को, जो आज भी नहीं है पूरी, तो आज भी नहीं है, तब कितनी दी। क्योंकि इतने सारे लेखक, पुरुष लेखक पढ़ते हुए हम 2-3 महिलाओं को ही क्यों पढ़ते थे, 2 ही महिला क्यों आती थी तब। लेकिन धीरे धीरे ये समय बदला, और जो उसके बाद नई पीढ़ी आई, उसने फिर अपना दावा यहाँ पे पेश किया और अपनी तरह से किया। कितने ही दावे तो पसंद ही नहीं आए, और कितने ही दावे क्षमा कर दिए गए, और कितने ही दावे थोड़े से इस पटल पर आए। लेकिन मैं इस मामले में स्त्री को ही दाद दूंगी कि वो कब से, अपने जन्म से ही उसको निचले दर्जे पे देखा जाता है हमारे समाज में आज भी। कुछ चीजों, कुछ औरतों को, कुछ स्त्रियों को देख के तुम कह सकते हो अजी नहीं जी, सारी स्त्रियां आ रही हैं, अब तो खूब आ रही हैं, ऐसा हम कहने के लिए कहते हैं। जरा झांकिए पर्दे के पीछे, तो वो नहीं है, नहीं है। एक कस्बे से, एक गांव से एक स्त्री भी आ जाए तो बहुत है, नहीं आती तो वहां क्या पुरुष नहीं है, या वहां क्या स्त्री नहीं है? वहां का पुरुष क्या सोच रहा है? क्या वो जगह दे रहा है उसको, स्त्री को? तो माहौल बदला है, मैं मानती हूँ, और माहौल को बदलने में पुरुषों ने सहयोग कितना दिया है वो सब हम जानते हैं। वो स्त्री अपनी जिद पे, अपने जोश में वो आई है, और कभी उसे अस्वीकार किया गया, कभी उसे गालियां दी गई, ये भी तो है। जब उसने अपनी बात कही पुरुष को लेके, तो फिर पुरुषों ने क्या किया? पुरुषों ने उसे बाइकआउट भी किया, पुरुषों ने उसे उस लाइन में नहीं आने दिया। ये तो हम लोगों से पूछो कि क्या हुआ। तो पुरुष जो हमारे, क्या कहते हैं, जो पुरुष देवता मान लिए गए, सम्मानीय मान लिए गए, वो ये सब कुछ, तो वो अपना ये वाला ओहदा गंवाना नहीं चाहते, वो मजबूरी में मानते हैं। घर से लेके लेखन तक, लेखन से लेके राजनीति तक, कहीं भी चले जाओ, उनको मजबूरी में मानना पड़ता है, या फिर उन्हें कोई स्त्री के जरिए लाभ मिल रहा हो। मैं तमाम लोगों को देखती हूँ कि स्त्री के जरिए ये लाभ मिलेगा। आजकल तो पंचायती राज में तो यही हो रहा है
कि इस स्त्री जी को अपनी को खड़ा कर लो, इसके जरिए हमें लाभ मिलेगा और हम सरपंच बनेंगे, ये नहीं बनेगी। मेरी तो कहानी वानी तुमने देखी है किस तरह की है। जी तो ये हमारे समाज की असलियत है। हम इतने खुश नहीं हो सकते आज जितना हमें होना चाहिए, नहीं, जितना हम होना लेकिन चाहते मैत्री हैं। जी कुछ चीजें बदली हैं क्या? कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो मैं मानती हूँ कि कुछ बदलाव, उसको मैं कुछ बदलाव ही कहूंगी, वो ही आ रहा है। और जब हम लेखिकाएं भी खुल के लिखती हैं तो क्या कहा जाता है, अश्लीलता के लांछन लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, कितने आरोप लगाए जाते हैं, किसी पुरुष को लेके हमें जोड़ा जाता है उससे। क्यों? ये क्यों है? और ये भी है हमारे समाज में, पुरुष का तो कुछ नहीं बिगड़ता, जो बिगड़ता है स्त्री का बिगड़ता है। जिसको जोड़ा जाएगा पुरुष के साथ, उस पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ रहा, जिस लेखिका को जोड़ा जाएगा उसका बिगड़ता है। तो ये जो मान्यताएं हैं ना, जो हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं, जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे तब तक लेखिकाएं हों चाहे और किसी इलाके से आए औरतें, तब तक ये चीजें समान नहीं हो सकती। हम समानता चाहते हैं, हम समानता का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन समानता कितनी मिल रही है ये भी हम ही जानते हैं। जी जी संजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो ये कि पुरुष रचनाकारों का रचनाओं के इतर व्यवहार वो कितना बदला है, मैत्री जी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। दूसरा, उनकी रचनाओं में स्त्रियां कितनी बदली हैं, क्या वो पारंपरिक जो सोच है स्त्रियों के बारे में, स्त्री पात्र उसी तरह से आ रही हैं, उनमें कितना बदलाव देखा जा रहा है? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि आपका जो आज का विषय है उसमें लगभग एक शोध की अपेक्षा छुपी हुई है। काफी अधिक काम करने की जरूरत है इस विषय पर, और इस पर सचमुच अगर तैयारी के साथ बात करना हो तो आपको काफी समय देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कुछ न कुछ जनरलाइजेशन अपने आज हम कुछ टटोल रहे हैं। हाँ, आज हम टटोल रहे हैं संजीव जी। कुछ दिन कुछ हफ्तों महीनों बाद फिर से इस विषय पर हम लोग और गहराई से बातचीत कर सकें ताकि। जी 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 तो आपका मुझसे जो पहला सवाल था, असल में जो बातचीत आई है उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सवाल पर, आपका जो पहला सवाल था कि सामान्य रूप से लेखन से बाहर पुरुषों के रवैये में कोई बदलाव दिखता है या नहीं। एक बड़ी संख्या है ऐसे पुरुषों की जिनके रवैये में मुझे लगता है कि बदलाव दिखता है पहले के मुकाबले। वो स्त्री की अपनी चॉइस का मामला हो, उसकी यौन स्वतंत्रता का मामला हो, नौकरी के स्तर पर उसकी बराबरी का मामला हो, इन सारे मसलों पर पुरुषों के बीच में एक अधिक संवेदनशील तबका उभर कर आया है। लेकिन आप जानते हैं कि इतने संवेदनशील एक तबके के आने के बाद भी एक बड़ा हिस्सा तो वो रहेगा ही जो कि पारंपरिक मर्दाना मानसिकता के साथ है इस समाज में, और अगर हम सिर्फ उन्हीं को उदाहरण बनाएंगे तो हम गलत नतीजों पर पहुंचेंगे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसी चीजों पर बात करते हुए हमको देखना ये चाहिए कि कितने फीसद हिस्से में एक बदलाव दिखलाई पड़ रहा है, और उस दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि समय काफी बदला है, और इस समय के बदलने में जो मुखर स्त्रियां हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। आखिर वही मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने कॉलेज में, जिन दिनों में नया गया था, सन 2000 के आसपास की बात होगी, मैंने एक गर्वोक्ति जैसी की कि मैं तो रोटी बनाता हूं घर में। तो हमारी कई महिला मित्र वहां बैठी हुई थी, उनमें से एक ने कहा कि तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब देखिए कि उसके सवाल के साथ मुझे एक झटका लगा कि मैं जो कह रहा हूं इस सूचना को देने के साथ मैं एक एप्रिशिएशन चाहता हूं तुरंत अगली तरफ से, और उधर से जो उत्तर आया वो ये था कि आप ये एप्रिशिएशन वाली उम्मीद भी छोड़िए, रोटी तो बनाइए ही, एप्रिशिएशन की उम्मीद भी छोड़िए। तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा रवैया गलत था। इस तरह के कई झटके लगे हैं, और इन झटकों के लगने के साथ, जो झटके सिर्फ कोई आपस की बातचीत से नहीं लगते, टेक्स्ट से भी लगते हैं, पाठ भी आपको झटके देता है। मैंने यशपाल पर लिखे हुए एक लेख के संदर्भ में कहा कि जिन दिनों मैं शोध शुरू कर रहा था, और मतलब तकरीबन मेरी उम्र 24 साल रही होगी, उस समय जब मैंने दादा कॉमरेड को पढ़ा, और उसमें शैल नाम की केंद्रीय पात्र है जिसका एक साथ दो पुरुषों के साथ लगाव है, एक पुरुष जिससे कि वो प्रेम कर रही है और वो घोषित है, और दूसरा पुरुष जिसके प्रति उसका नया झुकाव हो रहा है और जिसके सामने वो निर्वस्त्र होना स्वीकार करती है क्योंकि वो उसको देखना चाहता है आपाद मस्तक।
तो वो स्वीकार करती है। मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये तो उल्टा है, और ऐसी उल्टा को क्यों नायिका बना रहे हैं यशपाल। और नायिका ही कैसी नायिका, वो नायिका जिसके मतलब ज्योत जारी रखने के संकल्प के साथ, ज्योत मतलब ज्योति, उसके जारी रखने के संकल्प के साथ उपन्यास खत्म होता है, मतलब वही भविष्य है, ऐसी नायिका। तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि क्यों यशपाल इस तरह की नायिका को बना रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए एक झटका था, और मैंने जो लेख लिखा है उसमें मैंने कहा कि ये झटका मैंने ही नहीं खाया, मुझसे पहले ढेर सारे पुरुष आलोचक इसका झटका खा चुके थे, जिसमें कि मार्क्सवादी रामविलास शर्मा सबसे ऊपर है, जिन्होंने ऐसी कहानियों को, ऐसे उपन्यासों को साड़ी जंपर उतार उपन्यास और कहानियां कहना पसंद किया था। तो ये झटके लगते हैं, और ऐसे झटकों के लगते लगते एक ऐसी पीढ़ी, या आप कहिए कि नई पीढ़ी के भीतर एक ऐसा तबका बना है जो अधिक संवेदनशील है स्त्री प्रश्नों को लेकर, और जो बराबरी की बात को किसी सहानुभूति या दया के भाव से नहीं करता, बल्कि जानता है कि यही होना है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता था आपकी बात पर। दूसरा ये कि आपने कहा कि पारंपरिक छवि से कितनी अलग है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि परंपरा क्या रही है। अगर मैं हिंदी कथा साहित्य की परंपरा को देखूं, मैंने यशपाल का उदाहरण दिया है, इसके साथ मैं जैनेंद्र को जोड़ूंगा, अज्ञेय को भी जोड़ूंगा। ये सब लोग जो लेट 30s और अर्ली 40s में लिख रहे थे, इन सब के यहाँ आपको इतनी सशक्त स्त्रियां मिलेंगी, और इस भाव से मिलेंगी कि आप ये कह नहीं सकते कि वो सहानुभूति या दया से लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जैनेंद्र की पत्नी जैसी कहानी, जिसमें कि एक ऐसी स्त्री का वर्णन है जो घर बैठे हुए अपने क्रांतिकारी पति के आने का इंतजार कर रही है कि वो आएंगे तो रोटियां बनाऊंगी, खिलाऊंगी, चूल्हा बुझ न जाए इसलिए लगातार उसमें कोयले डाल रही है। पति उधर से आते हैं अपने 10 क्रांतिकारी मित्रों के साथ, बाहर के कमरे में बैठकर वो क्रांति की रणनीतियों पर चर्चा करने लगते हैं, और स्त्री अंदर बैठी हुई कह रही है कि पहले से बताया नहीं कि दोस्तों को लेकर आएंगे, अब बता भी दिया है तो कम से कम अंदर आके मुझे सूचित तो कर दें कि करना क्या है। और ये लोग जो बातें करते हैं वो मुझे क्यों नहीं बताते। ये मतलब देश के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये बातें मुझे मुहावरों जैसी क्यों लगती हैं, मतलब पहेलियों जैसी क्यों लगती हैं, ये हमें क्यों नहीं समझाते। पत्नी कहानी इस थीम पर है, आप सोचिए कि कितनी मजबूत थीम है। सुनीता जैसा कैरेक्टर उन्होंने गढ़ा, जो सुनीता मैं आज भी, मतलब मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो इसलिए है कि उसको पढ़ते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक मेल गेज है स्त्री के प्रति, पुरुष निगाह से उसको देख रहे हैं, नहीं, वो लगता है कि स्त्री की जगह पर। कुछ रचनाकारों को आप छोड़ दें अगर, और हम अब चूंकि 21वीं सदी पर बात कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति क्या है। उस समय कुछ रचनाकार, प्रोग्रेसिव राइटर्स थे जिन्होंने कुछ इस तरह की रचनाएं लिखी, कुछ ऐसे महिला पात्र गढ़े, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आज क्या स्थिति है, क्या कोई बदलाव है, बुनियादी बदलाव दिखता है? जी, मैं इस पर आता हूं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि चूंकि आपने परंपरा का प्रश्न उठाया, तो परंपरा हमारी समृद्ध रही है, लेकिन आप पाएंगे कि उसके बाद से नई कहानी के दौर में इस तरह स्त्री को सशक्त दिखाने की कोई अलग से कोशिश नहीं है पुरुष रचनाकारों के द्वारा। आज की तारीख में 3 तरह की चीजें मुझे नजर आती हैं, और मैं ये बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ा सामान्यीकरण है जिसके लिए मुझे ज्यादा उदाहरण जुटाने चाहिए। एक तो कोशिश वो जिसमें कि पुरुष लेखक बहुत सशक्त स्त्री चरित्र गढ़ता है, और सशक्त को मैं यहाँ विदिन कोट्स रख रहा हूँ, वो इसलिए रख रहा हूँ कि वो एक ऊपरी रीडिंग में आपको सशक्त नजर आएंगी, लेकिन अगर आप क्लोज रीडिंग करें तो आपको नजर आएगा कि वहां एक मर्दाना नजरिया है। और मैंने शिवमूर्ति की कहानी कुच्ची का कानून को पढ़ते हुए इसको महसूस किया, और इसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा भी है। उस कहानी को लेकर बहस इस चीज पर हो रही थी कि मतलब आज ऐसा हो सकता है या नहीं कि कुच्ची जैसी स्त्री इस तरह का संघर्ष करे और एक गर्भवती बने और अपने बच्चे को क्लेम करे खुद, ऐसा हो सकता है या नहीं, बहस इस पर हो रही थी। मेरा कहना था कि यह बहस ही बेमानी है। बहस इस पर होनी चाहिए कि आखिर वो बेटा ही क्यों चाहती है, कहानी में ऐसी कथा स्थितियां क्यों गढ़ी गई हैं कि उसको बेटे की कामना करनी पड़ रही है, और तीसरा यह कि क्यों जो शारीरिक संपर्क है उसको लेखक इतने उपयोगितावादी तरीके से देखता है कि उसका मकसद है एक बच्चा पैदा करना। क्यों ये एक पुरुष दृष्टि है जो यह मानती है कि भोग पुरुष के लिए तो सुखकर होना चाहिए, स्त्री के लिए सुखकर और दुखकर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। वो तो एक फैक्ट्री है जिसमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है और संभोग उसका जरिया है। तो मुझे लगा कि यह नजरिया उसमें छिपा हुआ है, और इसीलिए
कुच्ची के साथ क्या हुआ है इसको लेखक कुछ वजन नहीं देता, उसको बिल्कुल छुपा लेता है। तो एक तरीका तो एक रूप तो ये दिखलाई पड़ता है। दूसरा रूप वो दिखता है जो मुझे हरिचरण प्रकाश की इधर आलोचना में छपी हुई कहानी सपनों का पिछला दरवाजा में दिखा। आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो कोई बहुत सार्थक अंत, कोई बड़ा मैसेज जैसा वो कहानी नहीं देती, लेकिन उसमें दो स्त्रियां हैं जो स्वतंत्र हैं, नौकरी कर रही हैं, एक कमरा शेयर करके रहती हैं। उसमें से एक ज्यादा एनलाइटेंड है, अपने अधिकारों को लेकर अधिक सजग है, दूसरी उसके साथ बहनापे में आकर इस एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ रही है और उसकी प्रक्रिया दिखलाई गई है। और वो स्त्रियां कैसे तमाम तरह की वर्जनाओं से ऊपर हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है उन वर्जनाओं का, जिन वर्जनाओं ने उनको कभी कोई सुख नहीं दिया है, सिर्फ दुख ही दुख दिया है और उनकी प्रगति में आड़े आती रही है। पूरी कहानी इन विवरणों में ही चलती है। और तीसरा नजरिया है जो मुझे असहमत होते हुए भी रखने का लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूं, जो योगेंद्र आहूजा की कहानी स्त्री विमर्श में है। योगेंद्र आहूजा की इस कहानी का जो अंतिम निष्कर्ष है, मैं उससे असहमत हूं, लेकिन वो कहानी इतनी ताकतवर है, इस तरह से लिखी हुई है कि असहमत होने के बावजूद वो मेरी पसंदीदा कहानी। एक तरह से वो कहानी ये कहना चाहती है कि स्त्री विमर्श के नाम पर देह की केंद्रीयता को जो स्थापित किया गया है, ये एक तरह का अमेरिकी वर्चस्व वाली नवउदारवादी संस्कृति का नतीजा है और इसको हटाया जाना चाहिए। और इसीलिए बार बार उसमें इस तरह के रेफरेंसेस आते हैं जो हंस पत्रिका की ओर इशारा कर रहे हैं, दरियागंज से उठती हुई धूल का बवंडर और इस तरह की चीजें। लेकिन कहानी बहुत ताकतवर है और वो एक ऐसी स्त्री के बारे में है जो अपने पति से अलग होकर लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाती है, एक अपेक्षाकृत छोटे मोहल्ले में रहती है और वहां अपनी लड़कियों को, जिन्हें वो ट्यूशन पढ़ाती है और अपने आवास में रखती भी है, उनको सख्त हिदायत है कि किसी के प्रेम में मत पड़ना, क्योंकि प्रेम का समय नहीं आया है। प्रेम का समय तब आएगा जब दुनिया बदल चुकी होगी। ये लगभग उस कहानी का संदेश है, जिससे मैं असहमत हूं, लेकिन कहानी की परिस्थितियों के भीतर वो इतने स्वाभाविक तरीके से आता है कि मुझे ठीक लगता है। तो ये तीन उदाहरण मुझे लगता है कि तीन तरह के प्रतिनिधि उदाहरण है आज के समय में। बस आखिरी बात एक कह करके मैं खत्म करता हूं कि इधर जैसा कि अनामिका अनु ने भी कहा कि इधर उस तरह से पुरुषों के लेखन में स्त्रियों को उभारने का ज्यादा उदाहरण ज्यादा नहीं मिलते हैं। मुझे शशांक की एक कहानी याद आती है और मैं सिर्फ उसको मेटाफर के स्तर पर इस्तेमाल करूंगा। उस कहानी में एक लड़की साइकिल सीखने की कोशिश कर रही है। मैदान में फुटबॉल खेलते हुए लड़के उस पर हंसते हैं हमेशा जब वो साइकिल सीखने की कोशिश करती है। कहानी का आखिरी दृश्य ये है कि वो साइकिल पर बैठी हुई ट्रिंग 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 उसकी घंटी लगातार बजाती हुई मैदान के चारों ओर चक्कर काट रही है और लड़के उसको हतप्रभ निगाह से देख रहे हैं और वो घंटी लगातार बजाती जा रही है। मुझे यह लगता है कि जिस समय स्त्रियां साइकिल चढ़ना सीख रही थी और घंटी बजाने की समझ नहीं आई थी, पुरुष लेखकों को उनको उठाने की जरूरत महसूस हो रही होगी, यशपाल और जैनेंद्र इत्यादि को। और आज जब वो स्त्रियां साइकिल चला रही हैं और लगातार घंटी बजा रही हैं, तो अब उनके आगे दौड़ कर यह कहना कि रास्ता साफ करो, साइकिल चलाने वाली आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस मेटाफर के अनुसार ही मुझे लगता है कि वो कम हुआ है। नहीं, ये आपका कहना सही है और मेरे ख्याल से सभी इस पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुख्य मुद्दा डॉक्टर अनामिका ये है कि पुरुष रचनाकार कितना बदला है। अभी आगे का जिक्र किया संजीव जी ने, आगे के स्त्रियों के साथ संबंध किस तरह के थे वो हम सब जानते हैं। उन्होंने किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, मैं कहूँगा इस्तेमाल किया। अब बाद में भी ये बहुत सारे रचनाकारों में रहा है स्त्रियों को लेकर। आप बड़े पद पर बैठे हैं तो कैसे महिला लेखिकाओं का शोषण करें, ये भी रहा है और बहुत बार बार हमने इसको देखा। तो एक तो जो साहित्य जगत में बाहरी व्यवहार है और जो साहित्य के अंदर व्यवहार, उसमें जो विरोधाभास है, दोहरापन है, क्या वो कहीं कम होता दिखा है आपको? देखिए, विरोधाभास एक मेरे लिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी रचनाकार से मिलने की सबसे खूबसूरत जगह उसकी किताबें होती हैं। और मैं इस बात को बार-बार कहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे हमें किसी रचनाकार को जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं स्वयं ही हूँ। मैं केरल में बैठती हूँ और मुझे व्यक्तिगत तौर पे शायद 1-2 लेखक भी नहीं जानते हों, लेकिन रचनाओं के और मेरे कविताओं, कहानियों के माध्यम से मुझे
ज़्यादातर लेखक कवि जानते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर किसी लेखक कवि को लगता है कि व्यक्तिगत मुलाकातों से ही उनके साहित्य के परिवर्धन और पेनिट्रेशन की क्षमता में इज़ाफ़ा हो सकता है, तो उसे लेखन की प्रक्रिया और लिखने की अपनी इच्छा पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये रही, क्योंकि लेखक का लेखन जो है वो आम आदमी और ज़मीन के जुड़ने से आता है। लेखक कवियों के मिलने से हो सकता है कि उसमें एक नई डायमेंशन जुड़े, मैं उससे इनकार नहीं करती। लेकिन हमारी जितनी कविताएँ और कहानियाँ होती हैं, वो ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ समय व्यतीत करके उनको समझने के बाद पैदा होती हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत सीमाएँ, व्यक्तिगत जीवन हमारी लेखकीय क्षमता को प्रभावित या अप्रभावित ना करे। दूसरी बात, मैं लेखन के संबंध में 1-2 उदाहरण देना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि आजकल लेखन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक अमरीक सिंह दीप की कहानी हाल-फिलहाल में मैंने पढ़ी, तो उसमें जो पात्र है टिसू मेरा, उसकी जो पात्र वंदना है, वो अपने जीवन के पूर्व में हुई संवेदनात्मक आवेगों को भी ध्यान में रखती है, वर्तमान में जो वो जीवन जी रही है उसको भी ध्यान में रखती है, और सबों का सम्मान करते वक़्त जब अपने जीवन के संदर्भ में वो निर्णय ले रही होती है, तो वो पूरे तर्क, संवेदना और बुद्धि के साथ निर्णय लेती है, बिना कामनाओं के हिंसक दबाव को सहते हुए। इसी तरह एक नसीम जी की एक कहानी है तलाक, उसमें उसकी जो मुख्य नारी पात्र है, वो एक समय में कहती है कि खामोशी कई बलाओं, हज़ारों बलाओं को टाल जाता है। जब मैं इस वाक़ये पर पहुँची तो मुझे बड़ा आक्रोश हुआ, क्योंकि ये सारे पुरुष रचनाकार थे। लेकिन जब उस पूरी कहानी को पढ़ा तो अंतिम में उस लड़की को जब निर्णय की स्थिति में आना था, तो उस स्त्री ने एक बड़ी बात कही कि उसका किरदार खराब नहीं है, तो उसको अर्थ और बाजार की कसौटी पर मैं इस रिश्ते को क्यों छोड़ दूं? अगर वो किरदार सही है, तो अर्थ और बाजार की कसौटी पर मैं रिश्ते नहीं छोड़ूंगी, जबकि वो खुद आर्थिक स्थिति से बहुत दयनीय स्थिति में है। तो ये एक औरत की हिम्मत दिखलाता है कि किसी संबंध, रिश्ते में अगर आर्थिक या सामाजिक दबाव गंभीर है और व्यक्ति का किरदार अगर सही है, तो वो अपने बलबूते पर एक रिश्ते को सस्टेन कर सकती है, उसको रिवाइव कर सकती है। उस तो ये एक बहुत सशक्त स्त्री की कहानी को सामने ला रहा था। इसी समय एक शंकर जी की कहानी गिफ्ट विफ्ट आई है, उसमें आप देख लें, उसकी जो मुख्य पात्र है, वो बाजार, व्यक्ति और लिंग के अंतर द्वंद्वों को डिफाइंड और अनडिफाइंड क्षेत्र में जिस मजबूती के साथ रख रहा है, और ये तीनों रचनाकार पुरुष हैं। तो आशा की किरणें अभी भी हैं, और आप जब भी व्यक्तिगत रिश्ते से साहित्य की सीमाएं और पाने का कुछ की आकांक्षाएं मन में पाल कर बैठे हैं, तभी पुरुष रचनाकारों के द्वारा, पुरुष प्रभावशाली रचनाकारों के द्वारा आपके शोषण की संभावना बनती है। अगर आप किसी पुरस्कार को पाकर अप्रभावित रह देखिए अनामिका जी, मैं इतना कहूंगा कि आप फिर से उसी तरह से स्त्रियों को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि दोष पुरुष रचनाकारों का नहीं है, वो प्रभावशाली संपादकों का नहीं है, आपको खुद अपनी रक्षा करनी है। वो तो जाल फेंकेंगे ही फेंकेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उनका चरित्र नहीं बदला है और ना बदल सकता है। नहीं, उनको बदलना होगा, हम बदलेंगे, उनको उनका चरित्र तो बदलना होगा, लेकिन हम उनकी दया पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बात, इसका एक जरा सा आभास हम उन्हें नहीं होने देंगे। ये हमारी लड़ाई है, अपने जमीन से शुरू करके हम नहीं गए दरवाजे खटखटाने, आपने हमें खोजा है, और आप कभी भी हमें एड्रेस कर रहे हैं तो हमारी रचनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप मेरा शोषण करने की स्थिति में अब नहीं है। अब हमारी आवाज भी बुलंद है, आपकी एक गैरवाजी पंक्ति पर हम जबरदस्त हंगामा कर सकते हैं। आप हमें समय कम है, करके आप मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जी अनामिका जी की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब हमारी आवाज बुलंद, अब वो पहले वाला वक्त नहीं है जब आप हमारे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा पहले होता रहा है। आपकी टिप्पणी।
जो पहली रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, मैं ज्यादा अब तुम्हारे उस पर बोलूंगी, लेकिन ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि जो मैंने पहली रचनाएं पढ़ी, जैसे जैनेन्द्र का नाम लिया, जैनेन्द्र इतने स्त्री विरोधी लेखक मुझे लगे हैं कि एक स्त्री को वो उसका पति जो कहता है कि मेरे मित्र के सामने सरेंडर कर दे, और वो कर देती है, ये कौन सी कहानी थी, ये क्या कहानी है, हम इससे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो उसी के विरोध में अब कहानियां या उपन्यास आए भी हैं और लिखे भी जाने लगे, जो हमारे ये पुरखे कह गए हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है, पति कहता है तो ये करना पड़ता है। लेकिन मुकेश एक बात जोड़ूंगी, साहित्य हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक कोई सरोकार हो, कहीं भी ले लो, आज भी स्त्री किसी अगर एक दो का विरोध नहीं करती है तो वो पति का विरोध नहीं करती है। वो पति जो है 100 अन्याय और वो करके आए, 100 दोष हों उसमें, फिर भी उसी का पक्ष लेगी। किसी भी मुकदमे को देख लो, कोई देखी है तुमने कि पति के खिलाफ दे रही हो गवाही? नहीं। और बहुत ऊंची ऊंची बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मैं तो उस दिन मान जाऊंगी जब पति, पुत्र और भाई के खिलाफ कोई गवाही देने वाले कटघरे में खड़ी होगी और देगी गवाही। अभी हम उनसे, जो हमारे संबंध हैं, उनसे मुक्त नहीं हुए। हम कहते हैं पितृसत्ता से मुक्त हो गए, इससे मुक्त हो गए, कहाँ हुए? नहीं हुए। उससे मुक्त होने की जरूरत है। तुम्हारा क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह रही हूँ, हम वहां से कहाँ आगे बढ़े हैं, बढ़ गए होंगे हो सकता है, लेकिन अपने समझौते करने के लिए अभी भी वहीं खड़े हैं जहां जैनेन्द्र की कहानी खड़ी है कि मेरा मित्र आ रहा है, उसके सामने तुम्हें ऐसे पेश आना है, और वो होती है। अब उसका दूसरा रूप है, आज मेरा बॉस आ रहा है, आज मुझे वहां काम है, चलो वो नहीं करें, अपना ही काम, अपने काम के लिए भी सरेंडर होना। ये तो कितने उदाहरण आज ही साहित्य में मिल जाएंगे, आज ही साहित्य में मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे, कहाँ जाओ वहीं मिल जाएंगे। तो अभी स्त्री ठीक है, पुरुष जो की क्यों है, लेकिन स्त्री कितनी बदली है, वो क्यों सरेंडर कर जाती है हर बार, वो कितना सा विरोध करती है, ये ऊपरी नारे हैं मुकेश का। क्या मैत्री जी, क्या आप ये कह रही हैं कि स्त्री जितनी बदली है उतना ही पुरुष भी बदला है? स्त्री जितना बदलेगी पुरुष भी उतना बदलने को मजबूर होगा। तभी तो होगा जब स्त्री अपने आप को बदलेगी। अगर मुझे परिवार भी बना के रहना है, मुझे सारी गृहस्थी चला के रहना है, मुझे आसपास का माहौल बना के रहना है, तो मुझे कई बातों पे समझौते करने होंगे। जब वो समझौते से तौबा कर लेगी कि मुझे किसी भी इस तरह का समझौता नहीं करना है, तभी वो बदलेगी। मैं पूरी तरह बदली स्त्री आज भी नहीं मानती, आज भी नहीं मानती मैं, क्योंकि वो जब अपने पे बात आती है तो वो ढुलक जाती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जब वहां पे पति के खिलाफ, पुत्र के खिलाफ, भाई के खिलाफ जब गवाही के कटघरे में खड़ी होती है तो सच में सच बोलती है क्या? नहीं बोलती। मैं पुलिस विभाग में मैंने बड़े दौरे किए और मैं रही हूँ। जो कत्ल भी करके आता है उस पति का पक्ष लेने लगती है औरत, उस बेटे का पक्ष लेने लगती। मैंने एक ही देखी थी, एक औरत मैंने देखी थी जिसने कहा हाँ मैंने देखा, मेरे बेटे ने कत्ल किया है, इसको फांसी चढ़ा दूं। उसने कहा, एक ही औरत देखी थी मैंने पूरी जिंदगी में, जो मैं वहां बराबर जाती रही पुलिस उसमें। तो कोई जो एक निकले, एक तो निकले, वही हमारे लिए उदाहरण होगी। लेकिन यहाँ हमारी लेखिकाओं को देख लो, समाज सेविकाओं को देख लो, जितनी भी ये बाहर निकली है घर से, उन सबको देख लो और नापो तोलो कि वो कितनी अपने लिए हैं और कितनी समाज के लिए हैं और कितनी आवाज उठाती हैं। नारे लगाना बहुत आसान है मुकेश, बहुत आसान है। सड़क पे जाके नारे लगा दो, कहीं भी बैठ के नारे लगा दो। अपने घर में बदलो ना, घर में बदलो ना। या तो तलाक होगा, या तो छोड़ा छाड़ी होगी, या तो आपको बात मान के रहनी पड़ेगी। तो ये है ना, सबसे बड़ी बात है परिवार में बदलाव लाना, क्योंकि परिवारों से ये हमारा सारा समाज बना है। तो मेरी अपील यही है
हमारी लेखिकाएं जो भी लिख रही हैं उसमें परिवार में बदलाव पहले होना चाहिए, तब आप समाज की तरफ जाएंगी। जी ऐसी संजीव जी कितने जी जी अब संजीव जी जैनेंद्र आखिरी की प्रश्न। एक सेकंड, जी जैनेंद्र जी की कहानी इस मामले में जहर है बिल्कुल, कि जैनेंद्र जो कहते हैं कहलवाते हैं मेरा दोस्त आ रहा है उसको खुश करना है, वो क्यों नहीं खड़ी हुई? वो क्यों हरिप्रसन्न के लिए चली गई? हाँ, तो मुझे तो जैनेंद्र ही जहर लगते हैं। होंगे जैनेंद्र लेखक, मैं नहीं मानती। ऐसी जी औरत खड़ी करी उनने, खड़ी कहाँ करी, वो तो बेचारी गिरी पड़ी। तो ये जी है, ये लिखते आए हैं हमारे लेखक। जी तो संजय लेखक, जी उन पुरुष लेखकों की निगाह में हम क्या हैं? जब हम इसके उलट बात करते हैं तो वो हमें गालियां देने लगते हैं। आज ही पढ़ रही थी मैं इस पे फेसबुक पे कि मुझे कितनी गालियां दी। जी तो ये बिल्कुल है, ठीक है, गाली भी बुरी बात नहीं है, अपनी बात रखने के लिए तो हम खड़े ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी ये जो बदलाव आया है, क्या ये स्त्रियों के सशक्त होने की वजह से आया? पहले वही लोग जो स्त्री विमर्श का मजाक उड़ाते थे, उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, खारिज कर देना चाहते थे, आज उसके पक्ष में बोलने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पूरा माहौल स्त्रीमय हो गया है। साहित्य में अब आप स्त्रियों के खिलाफ अगर एक शब्द बोलेंगे तो आप पर लाठियां बरसने लगेंगी। तो ये डर भी पुरुष रचनाकारों में व्याप्त हो गया है। तो क्या ये डर है या सचमुच में स्वीकार्य है? नहीं, आपके प्रश्न में उत्तर भी छिपा हुआ है कि जरूर जो सतह पर दिखलाई पड़ रहा है उसके पीछे दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वो वास्तविक परिवर्तन होगा या फिर वो एक मुंह देखी होगी कि किसके सामने कह रहे हैं, किन माध्यमों में कह रहे हैं, कहाँ तक मेरी बात पहुंचेगी, इसको ध्यान में रख करके वो वक्तव्य दिए जाएं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। हम ये भीतर खाने क्या है इस तक आखिरकार नहीं पहुंच पाएंगे इस वक्त। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो माहौल बना है उस माहौल का असर तो होगा ही होगा। उस माहौल का असर जेन्युइन तरीके से हो, सचमुच में विचारों के स्तर पर हो, या फिर भय के स्तर पर हो। मतलब इसको अगर फ्रॉइडियन लैंग्वेज में कहें तो वो मेरा सुपर ईगो बदल रहा है या मेरे ईगो को बदल रहा है, ये असली सवाल है। उसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आखिर में दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। अगर मैं जो कहने जा रहा हूं उसको मैत्रेयी जी गाली देना न कहें, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सुनीता की रीडिंग बिल्कुल गलत है और हम इस तरह की रीडिंग्स को एकदम नहीं मान सकते हैं। एक बार भी हरिप्रसन्न के बारे में सुनीता के पति ने ये नहीं कहा है कि तुम उसके सामने प्रस्तुत हो जाओ, नहीं कहा है। आप रीडिंग करके कहानी बता पढ़ो, दीजिए। नहीं कहानी नहीं पढ़ो, नहीं, ये क्या अरे बातें कर रहे हो? मैंने उसको एक एक लाइन को 25 बार पढ़ा हुआ है। हाँ वो हाँ, उपन्यास मेरा इतना पढ़ा हमने हुआ। भी आपने पढ़ा, हमने आपकी भी पढ़ा। बिल्कुल गलत रीडिंग मैंने है। लेख भी लिखा आपने है नहीं इस पे। पढ़ी है ना, आपने नहीं पढ़ी है वो। गलत बात तो आपने वो तुम कर नहीं रहे पढ़ी हो। है। क्यों नहीं पढ़ी है? आप क्यों एक नहीं बार पढ़ी पढ़कर है? उस इंप्रेशन यही के कर आधार पर करके कह ये रही पुरुष हैं, लेखक यही करते हैं बिल्कुल कि उस नहीं, ये इंप्रेशन के आधार पर लेखिकाएं तो आप कह बिना रही हैं पढ़ी जो हैं। आपके मन में एक बार बढ़ा है, आपने उसको नहीं पढ़ा है। हाँ, इसलिए इस बात को चुप छोड़ रहो। दीजिए। मैं अब लीजिए, अब इस तरह से आप बोलेंगी, ये कमाल की बात है। ये आप एकदम अपनी गलत बात रीडिंग पूरी है। कीजिए। हाँ, जी किसी जगह उसको ये नहीं कहा है कि तुम उसके लिए प्रस्तुत हो जाओ। आप थोड़ा पढ़ें उसको बारीकी से कि वो बात क्या कह रहा है उसका पति। आप उससे असहमत हो सकते हैं कि क्या कोई ऐसा पति संभव है जो अपने क्रांतिकारी दोस्त को उस क्रांति की ख्याली और अंधेरी दुनिया से निकालने के लिए अपने घर लाके रखना चाहता है और उसको लगता है कि शायद कहीं अंदर कुंठित है तो मेरी पत्नी भी उसको मदद कर सकती है। हो सकता है मेरे सामने वो ढेर सारी कुंठाएं न खोले, मेरी पत्नी के सामने खोल दे। हम ऐसा पुरुष हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हम इसको लेकर अपनी असहमति व्यक्त जरूर करें। लेकिन और ऐसी स्त्री भी हो सकती है या नहीं जो उस हद तक जाए, इसको असहमति व्यक्त करें। पर हम ये कहें कि उसने उसके सामने जाने कहा और वो तो ऐसे ही है जैसे अपने दफ्तर के बॉस के सामने जाने कहते हैं। इतनी गलत रीडिंग आप करेंगे तो आप कैसे साहित्य पढ़ पाएंगे? ये तो साहित्य को पढ़ने का बड़ा ही गैर वाजिब तरीका है। जी बस ये कहना चाहता अनामिका जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी है, ये जो थोड़ी सी नोकझोंक हुई है जिस कहानी का जिक्र हो रहा है जैनेंद्र जी की। देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ कि जिस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं और जिस समय में आप कथा और कहानी लिखते हैं, उसको भी किसी रचना को जज करने से पहले कंसिडरेशन में लाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि
ये सही है कि 80-90 के दशकों में या उससे पहले जो पुरुष रचनाकार स्त्रियों के लिए लिख रहे थे और अब जो लिखा जा रहा है ये 21वीं सदी के उद्घोष पे, तो कई रचनाकार हैं जो 80-90 के दशक में क्रांतिकारी और बहुत आगे की दृष्टि के साथ बड़ी समानता और मानवीय संवेदनाओं के साथ लिख रहे थे। उतनी मजबूती से अब पुरुष रचनाकार नहीं लिख पा रहे। बनिस्बत स्त्रियां ज्यादा सजगता और सहिष्णुता, संवेदना और बहुत यथार्थपरक लिख रही हैं। इसकी तो स्वीकार्यता है। वो दूसरी अपनी घंटी बात, खुद बजा रही हैं, किसी और को वो घंटी बजा नहीं रही हैं बजानी हम घंटियां, है। मैं और ये यही कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। हम किसी के दरबार और किसी मठाधीशी से अब डरने वाले नहीं हैं, और वो नहीं तय करेंगे हमारी नियति साहित्य में क्या होगी। ये हम हैं जो तय करेंगी कि कितनी दूर जाना है और किस तलक हमको इस दुनिया को समानता और संवेदना से परिपूर्ण बनाना है। और अब हम गलतियां नहीं करने वाले। हम बहुत सीख कर, समझ कर, बुद्धि, विवेक, संवेदना, दर्शन और तर्क से आगे बढ़ रही हैं। तो अब हमें नकारना पुरुषों के बस की बात नहीं, मैं इसको मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल वो सही बात है कि स्त्री रचनाकारों ने अपने दम पर जगह बनाई है, लेकिन चूंकि हम इसको भी खंगालना चाहते थे कि पुरुष रचनाकारों पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से उनका सोच बदल रहा है, उनका रचना कर्म बदल रहा है, इसकी भी पड़ताल होते रहना चाहिए कि उस खेमे में जाकर वो आपने जो कुछ भी किया है उसका कितना असर हो रहा है। बहरहाल ये हम पड़ताल करते रहेंगे। जैसे संजीव जी ने कहा कि वक्त चाहिए इसके लिए और गहराई से पड़ताल के लिए, तो कुछ समय बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की सार्थक चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री रचनाकारों ने अपने सृजन और साहस के बल पर साहित्य के संसार को बदल डाला है। वो चारों तरफ छाई हुई हैं। वे किसी की कृपा की मोहताज नहीं रह गई हैं। वे किसी से कोई रियायत भी नहीं मांग रही हैं, बल्कि अपने रचना कर्म के दम पर खुद को स्थापित कर रही हैं। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी इस सुखद परिवर्तन के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, उस पर रोशनी डाल रहे हैं। तो देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। आज दूसरी आवाज में मैं जो हमारे समय में सचमुच दूसरी आवाज बन गई है साहित्य में, उसकी बात करना चाहता हूं। स्त्रियों की आवाज की, जो बहुत सशक्त, प्रभावशाली और विविध ढंग से हिंदी में इन दिनों बोल रही है। ये वो आवाज है, ये उन स्त्रियों की आवाज है जो सदियों से या तो चुप रही हैं, बहुत कम बोली हैं, या जिनके बोलने को दबाया गया है। एक विचित्र विडंबना ये है कि स्त्रियों की जो आवाजें इस समय साहित्य जगत में मुखर, सक्रिय हैं, और इस तरह न सिर्फ साहित्य के लोकतंत्र का बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भी विस्तार कर रही हैं। और विडंबना ये है कि ये उस समय हो रहा है जब भारतीय लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के नाम पर ही रोजीना हमले हो रहे हैं। पर ठीक इसीलिए कि इस समय लोकतंत्र संकटग्रस्त है, स्त्रियों का सृजन में, आलोचना में, अन्य क्षेत्रों में सक्रिय और मुखर होना एक बड़ा भारी आश्वासन है। और जो जगह स्त्रियां अपने लेखन, अपनी आलोचना, अपने रंग कर्म, अपनी चित्रकला, अपनी फिल्मों आदि से बना रही हैं,
उसके लिए उन्होंने कोई समाज शास्त्रीय औचित्य का इस्तेमाल नहीं किया है अपना बचाव करने के लिए। कोई रू रियायत भी वो नहीं मांग रही। वो सहज भाव से निर्भीक होकर साहित्य के मानदंडों का आदर करते हुए उन्हीं मानदंडों पर अपनी विविध मानवीयता और नई निर्भीकता से जांचे परखे जाने को उद्यत है। वो कोई रियायत नहीं मांग रही है कि हम स्त्रियां हैं इसलिए, बल्कि दिलचस्प तो ये है कि जिस जीवन के समग्र अनुभव की बात हम साहित्य में करते हैं, अब तक करते आए हैं, उसे समग्र कैसे कह सकते हैं जब हमारी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा हमारे साहित्य में बोल ही नहीं रहा था। तो ये संवेदना का, अनुभवों का, बिंबों और अंतर्ध्वनियों का, नैतिकता का, निर्भीकता का, शिल्प का नवाचार है, विस्तार है। और हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति ने, आप जानते हैं कि पिछले कई दशकों से ये मामला संसद में अटका हुआ है कि संसद की 33% सीटों को स्त्रियों के लिए सुरक्षित किया जाए। सारे राजनीतिक दल कुल मिलाकर घोषित अघोषित रूप से इस विधेयक को पास नहीं होने दे रहे। वो नहीं चाहते कि 33% सीटें संसद में स्त्रियों के लिए आरक्षित हों। ये थोड़ी विचित्र बात भी है और खेद की बात भी है कि राजनीति ने स्त्रियों को धोखा दिया। धर्मों ने स्त्रियों के विरुद्ध उनको बुराई की खान बताते हुए तरह तरह की अनुष्ठान और दृष्टियां फैलाई। मीडिया ने उनको या तो इस्तेमाल की चीज बना के रख दिया है विज्ञापन के सुरम्य बनाने के लिए, उनकी अपनी समस्याओं पर, उनकी अपनी स्थिति पर, उनकी अपनी व्यथाओं पर, यंत्रणाओं पर, उनके साथ जो कुछ होता है उस पर बहुत कम ध्यान दिया है। तो ये एक स्थिति है जिसमें हमारे समाज के जो बड़े कारक तत्व और शक्तियां हैं उन्होंने स्त्रियों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन साहित्य ही ऐसा परिसर है, कम से कम आज, जो ये अवसर स्त्रियों को दे रहा है कि वो निर्भीकता से अपनी बात कहें, अपनी आवाज उठाएं। मैं समझता हूं कि स्त्रियों को साहित्य के प्रति इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने उनकी निर्भीकता और उनकी जरूरत को और उनके बोलने के महत्व का एहतराम किया है। एक आयोजन इन दिनों दिल्ली में शुरू हुआ है। हंस जो लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पत्रिका रही है उसके द्वारा, जिसका मुख्य विषय है स्त्री सृजन का सारा आकाश। बहुत दिनों तक स्त्रियां भूमिगत,
भूमिस्थ रही। अब ये अवसर आया है कि वो सारा आकाश छेक लेना चाहती हैं, और ये दुस्साहसिकता करने की वो सर्वथा सुपात्र है। मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य का लोकतंत्र, बावजूद इसके कि इस समय हिंदी अंचल में ही स्त्रियों, बच्चों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध, सबसे अधिक हिंसा, सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक बलात्कार आदि हो रहे हैं, पर स्त्रियां आ रही हैं, आ गई हैं, स्त्रियां छा गई हैं, स्त्रियां गा रही हैं, और हम सब की मनुष्यता को, हम सब की लोकतांत्रिक समता को एक तरह से सत्यापित कर रही हैं। दूसरी आवाज आज हमारी असली आवाज बन रही है। कहा जाता है कि हमारे नेता रंग बदलने के मामले में गिरगिटों से भी आगे हैं, उनको भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन गिरगिट इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें नेताओं से किसी तरह की ईर्ष्या होती है, या वे उनसे कुछ नया सीखने को लालायित हैं? जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी नेता गिरगिट संवाद के जरिए नेताओं की इस उपलब्धि पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। तो एक नई व्यंग्य रचना प्रस्तुत है, नाम है गिरगिट, और रचना शुरू करते हैं। बंगले के शानदार लॉन में कुर्सी डालकर, पांव पसारे, आंखें मूंदे, अधलेटे से बैठे हैं मंत्री जी। विचार मग्न हैं कि ऊँग रहे हैं, बताना कठिन है। अचानक उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि पैरों के पास घास में एक गिरगिट बैठा है और उनको ध्यान से देखे जा रहा है। हलचल होने पर भी गिरगिट भागा नहीं। तू भागा नहीं रे? मंत्री ने पूछा। अरे आपको देखा तो श्रद्धा से भर गया सर। महसूस हुआ कि अपनी ही प्रजाति के किसी बुजुर्ग के दर्शन कर रहा हूं, सो रुक गया, गिरगिट ने कहा। मंत्री जी स्वयं को गिरगिट कहने पर या गिरगिट की प्रजाति का कहने पर बुरा मान के बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए, आप भी तो दिन में 10 बार रंग बदलते हैं, बस इसलिए कह दिया। बल्कि आपके बराबर तो हम भी नहीं बदल पाते सर, गिरगिट ने कहा। मंत्री ने हंसकर कहा, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है मिस्टर। गिरगिट बोला, हम गिरगिट भी जिंदा रहने के लिए ही रंग बदलते हैं। पर तुम पूरे शरीर का रंग क्यों बदलते हो? इतनी मेहनत क्यों करते हो? मंत्री ने कहा, सर हम नंगे रहते हैं ना, इसलिए सीधे शरीर का रंग ही बदलना पड़ता है। अरे नंगे तो हम भी कम नहीं है, मंत्री जी हंसने लगे। तो गिरगिट ने शिष्यवत पूछा, देखो ना, हम वही रहते हैं, हम अपना रंग नहीं बदलते, बस झंडे का रंग बदल देते हैं या टोपी का रंग बदल देते हैं और हमारा इसी में काम चल जाता है। उन्होंने रंग बदलने की राजनीति की टेक्निक बताई, जो कि गिरगिटों की टेक्निक से अलग है। गिरगिटों के बीच ये झंडे टोपी का खेल नहीं चलता साहब। अभी हम पछड़े हुए जंतु हैं। गिरगिटबाजी में आपके बराबर होते होते हमें भी सदियां लगेंगी, गिरगिट ने श्रद्धापूर्वक कहा। और तुम गिरगिटों में एक पिछड़ापन और है यार, मंत्री ने कहा। वो क्या मालिक? तुम केवल अपनी जान बचाने के लिए रंग बदला करते हो, तुम्हें जान लेने के लिए रंग बदलना आना चाहिए। मंत्री जी राजनीति समझाने लगे, इस गुण को अपना हथियार बनाओ ना। सर ये हमारे बस की बात नहीं सर, वैसे भी हमारे कोई खास दुश्मन है नहीं। अरे इसे इस तरह समझो कि जो तेरे से आगे हैं वो सभी तेरे दुश्मन हैं,
और जो भी तेरे से नीचे हैं वे सभी तेरे शिकार हैं। उन्होंने राजनीति का गुर बताया और ये बताया कि किसके लिए रंग बदलना है। आगे आपके दुश्मन हैं, नीचे आपके शिकार हैं। पर आगे तो मेरे पिताजी, भाई, बहन, मित्र आदि होते हैं प्रायः, गिरगिट ने दुविधा बताई। यार गिरगिट बाची में ना तो कोई किसी का बाप होता है ना भाई बहन। गीता का पाठ तुमने नहीं पढ़ा? अरे सर, हम ठहरे अनपढ़। यार पढ़े लिखे तो हम भी खास नहीं हैं, परंतु गीता को हमने अपने हिसाब से खूब समझा है। यहाँ तो बाप भी अगर तुमसे आगे हो तो उसकी टांग खींचना तुम्हारा कर्तव्य। यही राजनीति है और यही तुम सीखो हमसे, अगर कुछ सीखना है तो। पर हमारा बाप तो बहुत बुरा मान जाएगा सर, गिरगिट ने कहा। तो बाप ही क्यों नहीं बदल देते तुम? राजनीति में आपको इतना गिरगिट तो होना ही पड़ता है कि रंग बदलते ही बाप भी बदल लिया जाए। कोई परमानेंट बाप रखते ही क्यों? राजनीति में कोई नहीं रखता, तुम भी मत रखो। मौके के हिसाब से बाप बनाना सीखो ना यार, मंत्री ने समझाया। यदि राजनीति ने, देखो राजनीति ने तुमसे सीखा है मौके के हिसाब से रंग बदलना, राजनीति ने गिरगिट से सीखा है। और अब तुमको भी राजनीति से कुछ सीखना चाहिए। तुम राजनीति से बाप बदलना सीखो। क्या कहते हो? गिरगिट वहीं मंत्री जी के चरणों के पास बैठा कुछ सोचता रहा। उसने मुंडी इधर उधर देखा। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है रे? मैं देख रहा हूँ कि कोई और गिरगिट बैठा दिख जाए तो उसे भी बुला लूँ। आपकी बातें सुनकर जितने गिरगिट लाभान्वित हों वही अच्छा। क्यों रे? क्यों बे, औरों को क्यों बुला रहा है? नई पार्टी बनाने का इरादा है क्या? हैं? गिरगिट चुप रहा। मंत्री ने कहा, चल भाग यहाँ से। साले भक्ति की बातें करता है पर यहाँ गिरगिट वाली राजनीति चलाने की कोशिश कर रहा है, एक नई पार्टी बना रहा है। मंत्री ने लात मारी। गिरगिट सतर्क था। गिरगिट सतर्क होते ही हैं भागकर घास में कहीं बिला गया और मंत्री गिरगिट की तरह मुंडी हिला हिलाकर चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं। नमस्ते। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sapthindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।